नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। चर्चा होने वाली है अबाउट द डेयरी सेक्टर ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, विल अपोज एनी मूव टू थ्रो ओपन द डेयरी सेक्टर टू ऑस्ट्रेलिया। ये कहा गया है बाय द भारतीय किसान यूनियन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इंडियन डेयरी सेक्टर को अपोजिशन क्या है फ्रॉम फ्री ट्रेड, क्योंकि ये केवल ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा 2 साल पहले जब आरसेप की नेगोशिएशन चल रही थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की नेगोशिएशन चल रही थी, उस समय पे भी फार्मर यूनियंस ने, ट्रेड यूनियंस ने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और उनकी यूनियंस ने तब भी अपोज किया था टू ओपन अप इंडियन डेयरी सेक्टर टू अदर प्लेयर्स। क्योंकि अगर हम लोग आरसेप साइन करते तो हम अपना इकोनॉमी, अपने कुछ सेक्टर्स ओपन करेंगे उनके लिए, क्योंकि फ्री ट्रेड करना है। अब इस चीज को अपोज कर रहे हैं डेयरी सेक्टर। तो इस वीडियो में समझेंगे वाई द अपोजिशन, एंड इन जनरल हम लोग ये भी समझेंगे कि डेयरी सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू नो ऑल दैट, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक बैकग्राउंड के साथ। आपको याद होगा कुछ सालों पहले, टू बी प्रिसाइज 2018-19 में आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की नेगोशिएशंस वर ऑन पीक। ये कहा जा रहा था कि इंडिया भी आरसीईपी साइन करेगा, लेकिन एट द एंड इंडिया ने कहा कि हम लोग आरसीईपी से बाहर निकल रहे हैं। आपको याद होगा कुछ सालों पहले जब इंडिया ने पुल आउट किया था आरसीईपी से, तो हम लोगों ने रीजन दिया था दैट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स, इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट, एंड ऑल्सो नॉट इन द फेवर ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। जो एमएसएमई सेक्टर है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, उनको काफ़ी ज़्यादा हानि हो सकती है अगर हम हमारा इकोनॉमी ओपन करेंगे, हम हमारे कुछ सेक्टर्स ओपन करेंगे, तो कंपटीशन काफ़ी स्टिफ हो जाएगा, उससे दे माइट नॉट सर्वाइव। इसके चलते हम लोगों ने रिजेक्ट किया था। ये आप देख सकते हो 2019 की खबर। इनफैक्ट उस समय पे भी जब आरसीईपी की नेगोशिएशन चल रही थी, तो डेयरी सेक्टर की जो यूनियंस थी, ट्रेड यूनियन बॉडीज, अदर बॉडीज, उन्होंने क्लियरली बताया था कि आरसीईपी डील इट वुड हर्ट द डेयरी सेक्टर हेवीली। इसको क्वेश्चन किया था स्वदेश जागरण मंच ने, अगेन न्यूज फ्रॉम 2019। बट हम जानते हैं कि हम लोग आरसीईपी के भाग नहीं बने, वी डू अंडरस्टैंड, लेकिन हमें ट्रेड तो करना है। जो आरसीईपी के मेंबर्स है, जो भी देश है, उनके साथ डील तो हमें करना है। क्योंकि हम उस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीजनल पैक्ट का भाग नहीं बने, तो हम लोगों ने क्या अप्रोच किया, वी विल गो फॉर दी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, या फिर कुछ दूसरा अग्रीमेंट हम लोग करेंगे दूसरे कंट्रीज के साथ। अब उसके बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आरसीईपी। तो आरसीईपी हम लोगों ने साइन नहीं किया, तो हम लोग इंडिविजुअल कंट्रीज का एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, या फिर सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और उसी के दौरान अभी ये पता चला है कि the Bharatiya Kisan Union, it has announced that we will oppose any move to throw open the dairy sector. ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील होने वाली है, अगर डेयरी सेक्टर ओपन अप होगा तो फिर से हम लोग फार्मर प्रोटेस्ट, स्पेशली द फार्मिंग डेयरी फार्मर्स और उनके यूनियन से हम लोग प्रोटेस्ट देख सकते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, देखिए, क्योंकि खबरें ये आ रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपना जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो मैं कहूँगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, फाइनलाइज करने की काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है। और यहाँ पे ये खबरें आ रही है कि इंडिया माइट थ्रो ओपन द डेयरी सेक्टर। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो चर्चा चल रही है ओवर दिस इकोनॉमिक अग्रीमेंट, उसने काफ़ी ट्रैक्शन लिया है सिंस अक्टूबर 2021, जहाँ पे ये कंफर्म हुआ कि इस साल के एंड तक, यानी कि 2022 दिसंबर तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अग्रीमेंट ज़रूर होगा। फुल सेसा हो जाएगा, फुल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अग्रीमेंट साइन हो जाएगा। इनफैक्ट सूत्रों के अनुसार ये भी खबरें आ रही हैं कि दो साइड्स एक इंटरिम अग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं इवन बिफोर दिसंबर 2022। और यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, जो भी दूसरे सोर्सेस है, उन्होंने ये बताया है कि इंडिया अपनी तरफ से कोल और डेयरी सेक्टर्स को ओपन अप कर सकता है फॉर ऑस्ट्रेलिया। इनफैक्ट खबरें ये भी आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ शोन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने एक अट्रैक्टिव ऑफर दिया है कि इंडिया अगर डेयरी सेक्टर ओपन करेगा तो वो उनकी तरफ से इक्विड प्रो को ऑफर देंगे और उनका कोई अट्रैक्टिव सेक्टर ओपन अप करेंगे फॉर बिजनेस। अब जैसे ही खबरें आई तो वहाँ पे भारतीय किसान यूनियन ने ये बता दिया कि वी आर गोइंग टू अपोज एनी मूव वेयर द डेयरी सेक्टर माइट बी ओपनड अप टू ऑस्ट्रेलिया।
अब सवाल ये उठता है कि वाई डेयरी सेक्टर इज अपोजिंग दिस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन जनरल फ्री ट्रेड। अब ये केवल ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, आपको ये समझना है इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। अगर हम लोग ओपन अप करेंगे किसी और भी प्लेयर के लिए तब भी डेयरी सेक्टर को प्रॉब्लम रहेगी। देन वाई इट इज अपोजिंग दिस फ्री ट्रेड। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए, इंडिया के डेयरी सेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक सक्सेस स्टोरी है इंडियन एग्रीकल्चर में। हम जानते हैं इसके लिए बिकॉज ऑफ ऑपरेशन फ्लड मिल्क आउटपुट इंडिया में काफ़ी अच्छा हो चुका है। इनफैक्ट 21st सेंचुरी से अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने अपना मिल्क आउटपुट डबल किया हुआ है। आज हम लोग ऑलमोस्ट 160 मिलियन टन्स के आसपास पहुंच चुके हैं। सन 2000 में इट वॉज 79 मिलियन टन्स मिल्क प्रोडक्शन। तो आज हम लोग सबसे बड़े कंज्यूमर भी है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी है मिल्क के। वी नो दैट एंड इट इज़ अ सक्सेस स्टोरी। अब ये सक्सेस स्टोरी क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था इन मिल्क इट हैज़ बीन क्वाइट सक्सेस। आज भी अगर हम लोग बात करें 40% मोर देन 40% ऑफ मिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू कोऑपरेटिव्स इटसेल्फ। लेकिन अगर हम लोग देखें इंडिया की पॉलिसी क्या रही है, सन 2000 से मैं कहूँगा इंडियन पॉलिसी कुछ इस तरह की रही है जहाँ पे प्राइवेट मिल्क कंपनीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम क्वाइट श्योर कि आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे टीवी पे, जगह जगह पे, जहाँ पे प्राइवेट मिल्क कंपनीज के ऐड आते हैं, गुड मॉर्निंग मिल्क, ये मिल्क फलाना मिल्क, राइट, यू नो दैट। तो प्राइवेट कंपनीज हैव बीन फ्लरिशिंग, वी नो दैट। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन पॉलिसी ने ये पुश किया हुआ है कि एट प्रेजेंट जो भी प्राइवेट कंपनीज होंगी वो इंडियन फार्मर से ही मिल्क बाई करें। तो कुछ इस तरह के प्रोविजंस हैं और हम लोगों ने अपनी डेयरी सेक्टर को शील्ड किया हुआ, उन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ। कैसे? क्योंकि देखिए, बाहर से जो भी डेयरी वाले प्रोडक्ट आते हैं, ऑल्दो आपको फॉरेन डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जब वो इंडिया में आएंगे तो उनके ऊपर ऑन एन एवरेज एक अप्लाइड टैरिफ लगता है, एक ड्यूटी लगती है अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास। तो हम लोगों ने अपनी डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया है। बाहर से अगर डेयरी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया, एनी अदर थिंग प्रोसेस जो फूड आता है विद रिस्पेक्ट टू मिल्क, उसके ऊपर हम लोगों ने टैरिफ लगाया हुआ, जिससे उसके प्राइस बढ़ जाएंगे और इंडियन डेयरी सेक्टर वुड बी प्रोटेक्टेड। अब अगर हम लोग इमेजिन कीजिएगा RCEP साइन करते 2 साल पहले, अगर RCEP साइन करते, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 15 देशों के लिए हम लोग अपना सेक्टर ओपन अप करते। जो टैरिफ है 35% का वो ज़ीरो हो जाता। और इसका मतलब क्या है? RCEP में जो प्लेयर्स है, जो बड़े बड़े मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, और RCEP में 2 मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आती है, वो है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा अभी सेसा का एग्रीमेंट फाइनल स्टेजेस में है। तो अगर ये टैरिफ डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स आने लगेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, विच आर मच चीपर इन कंपैरिजन टू इंडिया। अगर हम लोग बात करें, देखिए सिचुएशन क्या है, मेजर प्लेयर्स ये लोग हैं। अगर इनके ऊपर टैरिफ हट जाएगा तो प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे? प्राइवेट प्लेयर्स हमारे फार्मर्स से नहीं खरीदेंगे, वो लोग खरीदेंगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से, क्योंकि उन्हें एट अ चीपर प्राइस मिल रहा है। ये क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि इंडियन फार्मर्स दे आर पेड अबाउट 60% ऑफ मिल्क प्राइसेस। वहीं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एडवांस स्टेजेस में है, कमर्शियल मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो दे ओनली गेट अराउंड 23 to 24%। तो इसीलिए देयर प्राइजेस आर मच चीपर। तो प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे? अगर इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से मिल्क आएगा, मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगे, तो प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ से खरीदेंगे और इसे बेचेंगे और प्राइजेस और भी कम हो जाएंगे। और अगर प्राइजेस कम हो जाएंगे तो इंडियन डेयरी सेक्टर के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, इंडियन फार्मर्स का प्रॉफिट कम होगा, इंडियन डेयरी फार्मर्स का प्रॉफिट कम होगा। इसीलिए देयर इज अ फियर्स ऑपोजिशन टू दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, यानी कि हम लोग ओपन अप नहीं करना चाहते इंडियन डेयरी सेक्टर को। अब इस डील के साथ क्या होगा, वेदर डेयरी सेक्टर विल बी ओपन अप और नॉट, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप है उसकी डिटेल्स आएंगी तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे एंड विल टॉक अबाउट द डेयरी सेक्टर ऑल्सो। बट इन जनरल मैंने आपको बताया कि इंडियन डेयरी सेक्टर एक सक्सेस स्टोरी है। अगर सक्सेस स्टोरी है तो हम लोग ओके होना चाहिए टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम आउटसाइड। बट एज ऑफ नाउ इंडियन डेयरी सेक्टर में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, डील हो या नो डील हो, लेकिन एक चीज़ तो अनिवार्य है हमारे देश में कि डेयरी सेक्टर में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या प्रॉब्लम्स है डेयरी सेक्टर में? सबसे पहली प्रॉब्लम ये है इनफॉर्मल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोग डेयरी सेक्टर की बात करें, बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्क यहाँ पे चलता है। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि 40% से भी ज़्यादा मिल्क जो है कोऑपरेटिव से आता है, विच इज़ वेरी फाइन। बट व्हाट अबाउट द अदर पार्ट? छोटे छोटे जो डेयरी से, अगर समझ लीजिए एक प्राइवेट फार्मर की बात करें, छोटा सा डेयरी फार्म लगाया उन्होंने, कितने 5 से 10 जानवर रहेंगे, मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज अगर 5 जानवर है तो वहाँ से छोटी सी डेयरी चल रही है एंड दे आर सप्लाइंग इट एट द लोकल लेवल। अब यहाँ पे अनऑर्गेनाइज नेचर ही है,
तो वहाँ पे हमें एक फॉर्मल सिक्योरिटी लाने की ज़्यादा ज़रूरत है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। इसके अलावा मैंने आपको बताया छोटी छोटी जो डेयरीज है वहाँ पे इनविजिबल लेबर ऑफ वुमेन जाता है, जहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ अनपेड वर्क विच पुट्स वुमेन इन एन अनफेयर सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है फॉर्मलाइजेशन ऑफ डेयरी सेक्टर की, एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडिया में मैंने आपको बताया कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर भी हैं, मिल्क कंज्यूमर भी हैं। हम कंज्यूमर हैं इसीलिए हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है जैसे जैसे हम लोग मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और अकॉर्डिंग टू नीति आयोग बाई 2033 इंडिया मिल्क सरप्लस कंट्री हो जाएगा। जब हम लोग मिल्क सरप्लस बन जाएंगे तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो हमें किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? हमें फोकस करने की ज़रूरत है सप्लाई चेन पे, कोल्ड स्टोरेज के ऊपर। अगर मिल्क सरप्लस हो रहा है, और मिल्क ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। मिल्क से आप बटर प्रोड्यूस कीजिए, घी प्रोड्यूस कीजिए, या फिर चीज़ प्रोड्यूस कीजिए। प्रोसेस करने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर वैल्यू बढ़ानी है तो हमें सप्लाई चेन को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, कोल्ड स्टोर फैसिलिटीज़ को भी डेवलप करना पड़ेगा। इसके अलावा डेयरी सेक्टर की एक और प्रॉब्लम है प्राइस फ्लक्चुएशन की और लैक ऑफ एमएसपी की। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। मैं आपको छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, जब समर होता है तो डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम? ऑब्वियसली यस, राइट। यानी कि समर में डिमांड भी ज़्यादा होगी। इनफैक्ट मैं कहूँगा समर में प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, डिमांड भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही विंटर आ जाएगा देन व्हाट हैपन्स? विंटर में प्रोडक्शन तो है ही है, प्रोडक्शन इज़ प्रीटी नाइस। इनफैक्ट विंटर में प्रोडक्शन डिसेंट इनफ होती है, लेकिन क्या उतनी ही ज़्यादा डिमांड है? इनफैक्ट कोविड-19 के चलते, पैंडेमिक के चलते बहुत सारे फंक्शंस बंद है, होटल्स में डिमांड कम थी। इन सब चीज़ों की वजह से मिल्क प्रोडक्शन इज सरप्लस, मिल्क प्रोडक्शन इज एक्सेस। तो उसे प्रोसेस भी करना है। तो प्रोसेस कैसे करेंगे? समझ लीजिए मिल्क का पाउडर बना रहे हैं, राइट। अब मिल्क का पाउडर बनाना है, कोऑपरेटिव्स के पास, डेयरी सेक्टर के पास मिल्क ज़्यादा है, तो जो कंपनी आएगी तो किस प्राइस पे लेगी? You only think and let me know. इसीलिए when the companies buy it from cooperatives, when the companies buy it from private dairies, they give lesser price because of price fluctuation. और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक MSP की भी ज़रूरत है, looking at the seasonal fluctuation of milk demand, right? इसके अलावा इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक है डेटा की प्रॉब्लम। ये तो हम लोग हमेशा ही कहते हैं डेटा डेफिशिएंट कंट्री है हम लोग, राइट। ऑफिशियल डेटा मिसिंग है। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे, कितना है वीट का एमएसपी, गेहूं का एमएसपी क्या है, और राइस का एमएसपी क्या है? आपको पता है? इसके ऊपर ऑफिशियल डेटा भी निकला हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट की हुई है, उसके ऊपर एमएसपी दी गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, दिन में क्या आप 1 kg गेहूं या फिर गेहूं का आटा खाते हैं? दिन में क्या आप 1 kg राइस खाते हैं? द आंसर वुड बी नो। लेकिन मैं कहूँगा दिन में पूरी फैमिली मिलकर 1 लीटर से या फिर 1 लीटर से भी ज़्यादा मिल्क ज़रूर कंज्यूम होता है, इज़न्ट इट? तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मिल्क का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेकिन इसका डेटा ही नहीं है हमारे पास। देयर इज नो ऑफिशियल डेटा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द सीजनल चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मिल्क। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें ऑफिशियल और प्रॉपर डेटा की ज़रूरत है, और इस पर सरकार को काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन जनरल मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ दशकों में जब से ऑपरेशन फ्लड आया है, कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट हुई है, तो इंडियन मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे पिछले 1 दशक की, लास्ट 10 to 15 ईयर्स, देयर हैज़ बीन अ रिड्यूस्ड ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द डेयरी सेक्टर, और ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे बजटरी एलोकेशन भी लेसर आती है टुवर्ड्स द डेयरी सेक्टर। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ R&D इशूज़। इंडिया में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पुअर ब्रीडिंग एंड पुअर जेनेटिक्स। ऑल्दो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमारे देश में जानवर तो बहुत है, राइट, मिल्च एनिमल्स, देयर आर मेनी मिल्च एनिमल्स, इनफैक्ट वी हैव द हाईएस्ट मिल्च एनिमल्स, लेकिन क्या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? तो इसके ऊपर सवाल उठता है ऑन द ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज पुअर क्वालिटी चेक एंड एक्सपोर्ट चैलेंजेस। सिंपल सा सवाल है, क्या इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है वो बटर, वो चीज़, वो घी हम लोग यूरोपियन यूनियन को भेज सकते हैं क्या? इसका आंसर होगा नो। जब भी हम लोग सरप्लस भी हो जाएंगे 2033 तक, तब तक हमें स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रेडिंग, डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशंस, प्रॉपर फाइटोसैनिटरी मेजर्स हमें लाने चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगे तभी हमारे एक्सपोर्ट्स
पास हो जाएंगे टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, एंड वी हैव टू लुक टू हार्नेस दिस पर्टिकुलर सेक्टर मोर एंड मोर, क्योंकि ये काफ़ी डेवलपिंग सेक्टर है, इसके ऊपर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। अब यही बात मैंने कही आपसे, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हो या डील ना हो वो तो अभी सेकेंडरी बात है, जब भी डील होगी विल टॉक अबाउट दैट, बट इन जनरल इंडियन डेयरी सेक्टर में बदलाव आना बहुत बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं कि ये बदलाव जल्द से जल्द आएंगे एंड दीज प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व एंड वी बिकम अ मिल्क सरप्लस country and we start exporting quality products to other nations. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.